हमारे बीच में उपस्थित ये पुस्तक की राइटर श्री अभिजीत जोग जी, हरि मारुति मिराजदार जी, हितेश शंकर जी, राजीव तुली जी, सभा में उपस्थित गण्यमान्य व्यक्तिगण, सबसे पहले मैं अभिजीत जोग जी और हरि मारुति मिराजदार जी को धन्यवाद देता हूँ। ग्रीट एंड ग्लोरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल पुस्तक है और इस पुस्तक में मैंने जैसा पढ़ा, थोड़ा सा देखा, असम में और नॉर्थ ईस्ट में जो लोग बहुत ही निष्ठा के साथ संघ का काम किया, समाज का परिवर्तन का काम किया, उसका बारे में उल्लेख भी है। असम का, नॉर्थ ईस्ट का सामाजिक जीवन और कैसे एक प्रतिकूल परिस्थिति से आज का परिस्थिति का परिवर्तन, ये पूरा जर्नी को रिफ्लेक्ट करने का कोशिश किया गया है। और मैं निश्चित हूँ कि इस पुस्तक से हम लोग सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ का जो एक विशाल योगदान नॉर्थ ईस्ट का सांस्कृतिक और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पूरा जो एक डेवलपमेंट हुए और साथ में संघ का जो बलिदान रहे, इसका बारे में हमारा एक अच्छा समझ आएगा। इसी दृष्टिकोण से ये पुस्तक को सजाया गया है। पुस्तक का पहला पन्ना में ही कोई लोगों का नाम यहाँ में उल्लेख किया गया है। शांतिकली महाराज जी, मधु मंगल शर्मा जी, मुरली मनोहर जी, ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी, राय सिंह कंसा जी, प्रमोद दीक्षित जी, श्यामल कांति सेनगुप्ता जी, दिनेन्द्रनाथ डे जी, सुधामय दत्त जी, शुभंकर चक्रवर्ती जी, शुक्लेश्वर मेधी जी, ये वो शख्स थे जिन्होंने अपना जीवन का नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए, भारत का समृद्धि के लिए, जिसने अपना जीवन को बलिदान दिए थे। हमारे असम में ही मुरली मनोहर जी, ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी, प्रमोद दीक्षित जी, शुक्लेश्वर मेधी जी, ये संघ का 4 प्रसारक है जिनको सारों को अल्फा ने मारे थे और उसी समय सबने देश के लिए बलिदान दिए थे। और बाकी जो व्यक्ति का नाम यहाँ में उल्लेख है, जैसे शांतिकली महाराज को त्रिपुरा में मारा गया थे, मधु मंगल शर्मा जी को मणिपुर में मारे गए थे, PLA, NLFT, ये तमाम सारे जो उग्रवादी संगठन हैं, ये उग्रवादी संगठन का हाथों में संघ का ये प्रसारक और बाकी लोगों ने बलिदान दिए थे। फिर भी जो यात्रा शुरू हुए थे वो नहीं रुके और यही यात्रा आज का मुकाम में पहुंचा है, जहां आज हम लोग खड़ा होके बोल सकता हूं कि आज नॉर्थ ईस्ट एक सेंटर ऑफ द नेशन तक आ चुका है और इसका कारण ही है ये लोगों का बलिदान। ये पुस्तक में अत्यंत सुंदर रूप से बताया गया है कि कैसे हमारे दिसंबर 1946 में दादाराव परमार्थ नागपुर से, बसंत ओक श्री कृष्ण परंजेपी दिल्ली से, ये लोग गुवाहाटी पहुंचे थे और शंकरलाल बात्रा और केशव देव बावरी का समर्थन से हमारा गुवाहाटी का शुक्लेश्वर मंदिर का सामने पहला शाखा लगाया गया था। और हमारे
यहाँ में और एक अच्छा हमें मिलते हैं। जब हरी मिराजदार जी भी गए थे तो असम में 65-70 का बीच में 100 शाखा दिखाई पड़ा था पूरा असम में। 2018 में माननीय और परम पूज्य सरसंघ चालक जी का उपस्थिति में गुवाहाटी में लुई परिया हिंदू समावेश हुए और 32,000 स्वयं सेवक गुवाहाटी में उपस्थित हुए वो दिन। और मेरा मानना है कि आज दोबारा ऐसा कार्यक्रम होगा, कम से कम हमें 2 लाख लोगों को जगह देना पड़ेगा, ऐसा संघ का विस्तार है। लेकिन हमें ये पूरा जो जर्नी है इसको थोड़ा सा एक आइडियोलॉजिकल और सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखना है। असम नॉर्थ ईस्ट ये भारत का सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए थे और एक सिविलाइजेशन जो हमारे बॉन्डिंग थे, ये कोई नया बात नहीं थे। महाभारत रामायण का जिक्र हुए, हमारे हिंदू धर्म में जिसको हम भगवान मानते हैं, खुद भगवान कृष्ण ने नॉर्थ ईस्ट से शादी किया। उससे ज्यादा सिविलाइजेशनल कनेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर दोबारा ऐसा उदाहरण भीम से लेकर अर्जुन से लेकर हम काफी सिविलाइजेशनल कनेक्ट हमको देखने मिलेगा कि भारत का इतिहास में नॉर्थ ईस्ट को कभी अलग समझा ही नहीं गया था। हम हमेशा हमारे सिविलाइजेशनल जर्नी का वी प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल हमेशा। प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब पूरा देश का एक बड़ी हिस्सा इस्लामिक शासन में चला गया। पूरा दिल्ली में इस्लामिक रूल स्थापित हुए। भारत का नॉर्थ इंडिया में बंगाल तक इस्लामिक रूल स्थापित हुए और असम में भी इस्लामिक रूल को ले जाने का चेष्टा चले। बख्तियार खिलजी असम में गया, महाराज पीठू ने उनको मार गिराया और ऐसे असम को इस्लामिक सिविलाइजेशन, इस्लामिक शासन में लाने के लिए तब असम ही एक प्रकार से उत्तर पूर्व थे, बहुत बड़ा प्रयास हुआ और ये प्रयास लासित बरफुकन का समय तक चलते रहा। जब असम ने एक डिसिसिव डिफीट किया इस्लामिक एक्सपांशन को, धीरे धीरे भारत का मेनलैंड से असम का संबंध टूटे। इसलिए हम इस्लाम से आजाद रहे और भारत कलकत्ता तक इस्लाम का अधीन चला गया। जब एक देश का रूलिंग सिस्टम, एक ही देश का अंदर एक हिस्सा एक अलग रूलिंग सिस्टम से चलता है और एक हिस्सा एक प्रकार से हम इसको प्रतिरोध करने का कोशिश करता हूं, तो एक समय ऐसा आया कि हमारे जो यूनिफाइड सिविलाइजेशन था, एक प्रकार एक ही हम थे, उसमें एक दरार आया। लोगों का मन में नहीं, हमारा वहां में लोगों का नाम राम लक्ष्मण सीता रखते थे, यहाँ में भी राम लक्ष्मण सीता होते थे, लेकिन दोनों शासन का बीच में गैप आया। इसलिए हमने प्रोटेक्ट किया, हमारा सिविलाइजेशन को हमने प्रोटेक्ट किया, लेकिन दिल्ली कलकत्ता ये एक अलग सिविलाइजेशन तक चला गया। तब भारत में जो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हुआ उस समय, छोटे से बड़े एक रेजिस्टेंट मूवमेंट हुए, उस समय असम वो रेजिस्टेंट मूवमेंट में नहीं था, कारण हम लोग कभी मुगल साम्राज्य का अधीन में गया ही नहीं। तो देश का जो हिस्ट्री वो 200-300 साल का बने। We were there before Mughal, we were there after Mughal, but वो जो एक बीच का समय आया, वो समय का सिविलाइजेशन संयोग थोड़ा कम हुए।
असम का बारे में देश में चर्चा कम होने लगा, देश का बारे में असम में चर्चा कम होने लगा। इसलिए हमने ये तैयार किया कि हम कोई लोगों को आने नहीं दूंगा और हमें भी जाना नहीं है। तो एक 200-300 साल का एक ओपेक पीरियड रहा। लेकिन अगर आप लोग भारत और असम का एकत्व का बारे में अगर जानना चाहेगा, जब शंकराचार्य हमारे बीच में आया, हिंदू सिविलाइजेशन को एक नया रूप दिया, बाद में माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, उसी समय असम में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने अपना रिफॉर्म मूवमेंट शुरू किया। कृष्ण संस्कृति थे, वैष्णव संस्कृति थे, मूल एक थे। लेकिन वो समय 15 सेंचुरी में जितना महापुरुष देश में जन्म हुए, वो कृष्ण संस्कृति का प्रसार किया। लेकिन नेशनलिज्म, भारत भूमि का बारे में उनका सेंट्रल टॉपिक नहीं था। उनका सेंट्रल टॉपिक था कृष्ण संस्कृति, वैष्णवाई और अद्वैतवाद लेके जो हमारे हिंदूज का एक सिविलाइजेशन इवोल्यूशन हुआ उसका बारे में। लेकिन महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने इनने 2 बार भारत को भ्रमण किया, पूरा देश भ्रमण किया। 15 सेंचुरी में महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव में लिखे थे कि अगर देवता भी भारत भूमि में जन्म लेता है तो देवता भी पवित्र हो जाएगा। मतलब भारत भूमि का बारे में, भारत का बारे में 1500 सेंचुरी में उनमें जो भक्ति रत्नाकर पुस्तक लिखे थे, महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने जो भारत बंधन किए थे, वो भारत बंधन का इक्वल जो हमें टेक्स्ट ओ समय का जितना भी वैष्णवाई पंडित महापुरुष भारत में जन्म लिया, भारत भूमि का इतना बंधन नहीं किया है, एटलीस्ट मेरा नॉलेज में नहीं आया है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने टू दैट एक्सटेंट कि भगवान को भी भारत में जन्म लेना चाहिए। टू दैट एक्सटेंट ही सेड, और बोलते हैं एक बार अगर कोई मनुष्य भारत में जन्म ले लेते हैं तो उनका पूरा पाप खंडन हो जाता है। तो दैट एक्सटेंट ही प्रेज आवर भारत माता। तो आसामीज नेशनलिज्म एंड इंडियन नेशनलिज्म का बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। लेकिन जब भारत का स्वाधीन हुए, खास करके जब 1962 से हमारा चाइना का साथ रिलेशन डिटोरिएट हुए, उसी समय एक आर्टिफिशियली भारत को, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करना एक एक्सट्रीमिज्म मूवमेंट का शुरुआत हुई। 10 दिन पहले मिजोरम का चीफ मिनिस्टर जोरामथंगा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, ही वाज इन गुवाहाटी। उन्होंने अपना जो MNF का एजिटेशन का बारे में उन्होंने बताया, उनको बोला गया, उनने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखे और टीवी में आंसर किया कि हम लोगों को चाइना ने प्रेरित किया था कि हमें भारत का विरोध नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से अलग करने का एक मुहिम चलाना चाहिए। तो PLA, MNF जैसा एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आए। जो भी कारण हुए, असम में एजिटेशन हुए, ABVP और हमारा पूरा इकोसिस्टम में आंदोलन को सपोर्ट किए। लेकिन कांग्रेस जो आंदोलन को दमन करने का कोशिश किया, दैट पॉइंट ऑफ टाइम कांग्रेस मोर और लेस रिप्रेजेंटेड द इंडियन मेन स्ट्रीम पॉलिसी, मेन स्ट्रीम रूलिंग सिस्टम। तो कांग्रेस ने जो असम का खिलाफ एक स्टैंड लिया, जैसे जबरदस्त चुनाव किया गया, हजारों लोगों को मारा गया और कोई ऐसा घटना हुए जिसका कोई पैरेलल इंडिपेंडेंट इंडिया में नहीं है। बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। वो समय टीवी नहीं थे, वो समय सोशल मीडिया नहीं था, और असम का लोगों को देश से जितना सिंपैथी मिलना चाहिए था
जितना सपोर्ट मिलना चाहिए था वो हमें नहीं मिला। जब एकॉर्ड हुए 1985 बिटवीन राजीव गांधी एंड अशोक, 2-3 साल में लोगों को लगा कि इस एकॉर्ड से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसी का जो लोगों का फ्रस्ट्रेशन है, इसका मौका उठा के अल्फा का जन्म हुए और अल्फा रन एक कैंपेन। जो देखा है वही इसका it can be only who has seen they can seen the gravity। हम जब कॉलेज में पढ़ा और जो समय हम लोग बड़ा हुए, कोई दिन एक बम ना फूटे तो हमको लगते थे कि ये बहुत बड़ा काम हुए। असम में मेरा लगता है कि टोटल उस कॉन्फ्लिक्ट में 20,000 से ज्यादा लोग इन बोथ साइड, आर्मी, पुलिस, सीआरपी एंड अदर साइड द सिविलियन एंड अल्फा, जो उनका संगठन का सदस्य थे, 20,000 का ऊपर लोगों का निधन हुए। एक असम में जब अल्फा का एजिटेशन चालू हुए, उसी समय बोडोलैंड मूवमेंट का भी स्टार्ट हुए और बोडोलैंड मूवमेंट में भी सेपरेट बोडोलैंड मींस ए सेपरेट बोडो नेशन का बात आए। उसी समय कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ, हर जगह में एक्सट्रीमिज्म का मूवमेंट चालू हुए और लगभग असम का लोगों में ये एक प्रकार से एक व्यू आ गया था कि whether we are in India, there was a big conflict between the national identity and the Assamese identity, Bodo identity। जो हमारे महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने बोल के गया था कि भारत भूमि का प्रशंसा किया गया, उसी में ही भारत माता की जय और जय असम का बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट आ गया। दोनों कॉम्प्लीमेंटरी है, लेकिन दोनों लोगों ने वो समय दोनों को कॉम्पिटिटिव में खड़ा कर दिया। तो आप लोग समझ सकता है उस प्रतिकूल समय में जो असम का मैक्सिमम यूथ वाज विथ दिस काइंड ऑफ फीलिंग, वो समय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और उनका प्रसारकों का क्या कठिन परिस्थिति में भारत के राष्ट्रीयतावाद की शक्ति को ताकत देने का काम किया था। आज हम यहाँ बैठ के कोई सोच भी नहीं सकता व्हाट वाज द टाइम, पार्टिकुलरली फ्रॉम द 79 से लेकर टिल 2005-6 तक, ये जो कालखंड है, ये कालखंड में असम और नॉर्थ ईस्ट में भारत का जयगान एक प्रकार इट वाज ए पॉलिटिकल सुसाइडियल स्कीम थे। पॉलिटिशियन भी शपथ लेने का दिन ही संविधान का शपथ लेते थे, लेकिन बाकी समय भारत माता की जय बोलने का किसी का हिम्मत नहीं था। ये सिचुएशन था। किसलिए आप अगर राष्ट्रीयतावाद का वो समय बात बोले तब आपका कैजुअलिटी होगा। 4 लोगों का बारे में बताया, लेकिन ऐसा हजारों लोग हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया। असम हैज कम थ्रू ए फेज जिसका कोई पैरेलल हम यहां नहीं देख सकता, बिकॉज जम्मू कश्मीर और असम का जब आप कंपेयर करेगा, असम वाज ए हार्डकोर इंडियन। हमें कभी भी ये फीलिंग्स ही नहीं था असम का लोग जगन्नाथपुरी आते हैं, असम का लोग वृंदावन आते हैं, असम का लोग काशी आते हैं, ये कोई फीलिंग ही नहीं था। लेकिन आर्टिफिशियली एक सक्सेसफुली एक फीलिंग हुआ। कांग्रेस ने सिचुएशन को मिस हैंडल किया और हम जो मेन स्ट्रीम था, हमें जो इस्लामिक रूल को हमारा भूमि में आने नहीं दिया, वही धीरे धीरे शिकार हो गया, अलगाववाद का शिकार हो गया। वो समय राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जो काम किया, अपना जो बलिदान दिया, इसलिए मैं मानता हूं वो समय मैं भी आंसू में था। हमें कभी भी ये दिमाग में नहीं आया कि भारत राष्ट्रीयवाद का बोर्ड के भी कुछ चीज, हम खाली पॉलिटिकल साइंस का आंसर का समय ही लिखता था इंडियन नेशनलिज्म का बारे में,
बाकी समय वी आर मोर कंसर्न विथ Assamese identity, Bodo identity, Rava identity, Naga identity. That was the life, that was the way we were nurtured. धीरे धीरे परिस्थिति का परिवर्तन हुआ और 2014 का बाद एक ह्यूज ट्रांजिशन हैज टेकन प्लेस। धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, वी शुड गो टू द वे वी वेर। हम हमेशा भारत में था, हम भारतीय हैं, लोगों का प्यार मिला, मोदी जी ने चमत्कार किया, अमित शाह जी का नेतृत्व में काफी मिलिटेंसी समस्या का समाधान हुए और आज साई से लेकर चिप्स तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भारत का सबसे बड़ा फैक्ट्री असम में बन रहा है। दिसंबर में उद्घाटन होने जा रहा है। तो आज साई से चिप्स तक असम दुनिया को, भारत का आत्मनिर्भर भारत को रिफ्लेक्ट करेगा। सिचुएशन का काफी परिवर्तन हुए और आज अगर मैं ये बात बताऊं, आज अगर मैं किसी को बोलूं कि हमारे लिए शुक्लेश्वर मेधी ने जीवन दान दिया था, प्रमोद दीक्षित ने जीवन दान दिया था, बहुत सारे नया यूथ को कॉन्टेक्स्ट भी मालूम नहीं होगा। इसलिए हमें हिस्ट्री को, एक प्रकार रिसेंट हिस्ट्री को याद में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रिसेंट हिस्ट्री का पुस्तक नहीं बनते हैं। और इतना तक भी है, हमें बहुत लोगों का पता भी नहीं होगा। मैं हिस्ट्री का, भारत का हिस्ट्री का बारे में बताना एक दो सब बताऊंगा। जब नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वंस करके बख्तियार खिलजी गए थे असम होते तिब्बत तक, तो उनको हमारे महाराज पीठू ने मार गिराया। जब मैंने एक बार इस विषय में ट्वीट किया तो लोगों ने मुझे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। जो नालंदा में जो विजेता हुए, नालंदा में जो जीते, हमारा यूनिवर्सिटी को पूरा ध्वंस किए, उसको हम असम में रोका। तो असम का लोगों ने भी मुझे पूछा, दादा ये आप कहां से निकाला ये बात? मतलब ये सब लासित बोरफुकन का बारे में लोग जानते थे, बट महाराज पीठू का बारे में जो दो बार इस्लामिक एग्रेशन को रेजिस्ट किया, असम का पूरा, हम बोलते हैं उसकी 17 टाइम्स वी डिफीटेड। किसको डिफीट किया, क्या डिफीट किया, बहुत ज्यादा हिस्ट्री का मालूम नहीं होते हैं। तो रिसेंट हिस्ट्री का बारे में लोग चर्चा भी करना नहीं चाहते। लोगों को लगता है उसका बारे में लिख दो तो मेरा गरिमा कम हो जाएगा, तो रिसेंट हिस्ट्री का बारे में लोग थोड़ा लिखना भी नहीं चाहते। सो दिस बुक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। हमें एक सबको एनकरेज करेगा कि क्या प्रतिकूल स्थिति में वो समय भारत माता की जय बोलना मुश्किल थे। आज भी हम लोग अभी भी यू कैन अंडरस्टूड, कभी कभी हम भारत माता को जय देने से लोग, एक प्रकार का लोग होते हैं दूर से बोलते हैं जय असम, तब हम बोलते हैं जय असम और भारत माता इज वन वर्ड, यू कैन नॉट डिफरेंस बॉडी एंड सोल, ये एक ही है। जब मैं भारत माता का जय बोलता हूं, इट्स इंक्लूडिंग जय असम। जब मैं गुजरात को भारत माता की जय बोलता हूं, उसमें जय गुजरात इज इंक्लूडिंग। तो ये भावना होने में समय लगा, लेकिन आज हो चुका है और एक प्रकार से आज ये बात एस्टैब्लिश भी है। मैं एक शब्द से समाप्त करता हूं, इसलिए हमारे राजीव जी ने अपना भाषण में थोड़ा सा जो जंतर मंतर में आंदोलन हुए उसका बारे में जिक्र किया। मैं अपना एक बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। मेरा स्वाधीनता दिवस का इस बार स्पीच हुए तो मैं थोड़ा स्पीच में ये किया कि संस्कृति और सिविलाइजेशन और हमारे जो आइडेंटिटी है, क्या हमें भारत का जो संस्कृति, भारत का जो हमारे सोचने का ढंग और हमारे जो अपना आइडेंटिटी, हम क्या यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर का तरफ ले जाऊंगा और हम अपना संस्कृति को हम जिलासली हम लोग प्रोटेक्ट करेगा। अगर हमको आगे जाना है तो हमारा बेटा बेटियों को हमें भारत का सभ्यता का ताकत के लिए समझाना पड़ेगा। तो मैंने बोला
कि मेरे लिए कोई जेन जी जेन अल्फा नहीं होते हैं, दीज आर यूरोपियन कॉन्सेप्ट। क्या जेन जी जेन अल्फा है? हमारा बेटा बेटी का नाम जेन जी हो जाएगा, हमारा बेटा बेटी का नाम जेन अल्फा हो जाएगा, तब तो मेरा, जब जेन अल्फा बोलते हैं मुझे तो अल्फा का याद आ जाता है। तो ये कैसा हो सकता है? तो हमारे लिए जो भी है वो मेरा अपना बेटा बेटी है। मेरा जेन जी जेन अल्फा का पीछे बढ़ने का मेरा समय नहीं है। मेरा काम है मेरा बेटा बेटी का कल्याण करना। भारत में, भारत का जो समाज है, हमारा जितना हम लोग पिता है, हम दादी है, हम दादा है, हमारा काम ही हमारा बेटा बेटी का कल्याण करना है। ये जो बच्चा रास्ता में आते हैं कभी कभी, वो अलग नहीं है, वो हमारा बेटा बेटी है। जब उनका हमारा ऊपर नाराज होते हैं, बेटा बेटी जब घर में पिता का ऊपर नाराज होते हैं, पिता और बेटा बैठता है और मसला का समाधान होते हैं, लेकिन उनका अलग नामांकन नहीं होते हैं। बेटा बेटी का नामांकन अलग नहीं हो सकता। बेटा बेटी ही होगा। बेटा बेटी का नाम आप जेन जी, जेन अल्फा, जेन वाई, जेन बी, जेन सी ऐसे कर देगा तो कैसे रहेगा समाज? तो इसीलिए मैं बोलता हूं, हमें किसी का ट्रैप में पड़ना नहीं होता है। हमें किसी को ये सब नामांकन नहीं करना चाहिए। 5000 सालों से हमारा ये लोग बेटा बेटी है और आगे भी बेटा बेटी रहेगा, और बेटा बेटी का कल्याण के लिए काम करना ही एक पिता का सबसे बड़ा धर्म होते हैं। अगर मैं मेरा नेक्स्ट जनरेशन को बड़ा नहीं करूंगा तब समाज कैसे चलेगा? हमारा जो आज का त्याग है, हमारा आज का जो परिश्रम है, आज जो मोदी जी दिन भर काम कर रहे, किसके लिए काम कर रहे? खुद के लिए तो नहीं है, हमारा बेटा बेटी के लिए कर रहा है। अगर बेटा बेटी को लगता है ये काम हम अच्छा नहीं किया है, हम करेक्ट करूंगा। अगर बेटा बेटी ठीक नहीं कर रहे, हम बेटा बेटी को परामर्श दूंगा, बेटा ये ठीक नहीं है, अब ये रास्ता से। समाज ऐसे ही भारत आगे बढ़ा है। भारत अगर आज 500 साल है तो हमारा आपस का जो संबंध है उसके लिए ही खड़ा है, दूसरा चीज के लिए खड़ा नहीं है। तो यूरोप और अमेरिका में ये जेन जी जेन अल्फा करेक्ट वर्ड है, बिकॉज उनका एक मैकेनिकल समाज है। लेकिन हमारे लिए बेटा बेटी से बड़ा कोई शब्द नहीं है। हमारे लिए बेटा बेटी ही सबसे अच्छा शब्द है, और यही शब्द को हमें बार बार दोहराना है। और ऐसे ही हमारा संस्कृति आगे बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा। तो ये पुस्तक जो ग्रीड का उल्लेख किया, बाधाओं का बाद भी आगे निकाल के जाना, सरैवती जो रास्ता का जो हमें दिखाता है, ये पुस्तक उसी का ही रिफ्लेक्शन है। संघ का प्रसारकों ने क्या कठिन परिस्थिति में आसाम जैसा प्रदेशों में राष्ट्रवाद को जिंदा रखा, इसका कोई पैरेलल सैक्रिफाइस का हिस्ट्री नहीं है। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। आज हम अपना एक आनंद का समय में है कि हम लोग भारत माता की जय बोल के 102 सीट जीत गए। वो वाला स्थिति नहीं था। इट वॉज नॉट द स्टोरी टिल 20 years ago। तो जब हम आज एक प्रकार से हमारा जर्नी का एक बहुत बड़ा स्टेज में आ चुका हूं, लेकिन अगर वो स्टेज से हम पीछे नहीं देखूंगा कि जिसका त्याग और परिश्रम में हम यहाँ तक पहुंचा हो, तब हमारा जर्नी आगे कोई भी सक्सेस नहीं होगा। ये पुस्तक हमेशा हमें वो रिमाइंडर देगा, बेटा तुम आज जहां भी है तुम्हारे लिए नहीं, यही लोगों का सेक्रीफाइस के लिए है। दैट इज द स्टोरी दिस बुक इज पोर्ट्रेइंग, रिफ्लेक्टिंग। मैं अभिजीत जोग जी और हमारा मिराजदार जी को मैं धन्यवाद देता हूं। कोई सारे प्रसारों का बारे में किताब में है, मैं खुद पढ़ूंगा भी, और मन में सबके लिए मेरा नमन और तर्पण भी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।